धन्यवाद दोस्तों, कहानी को इतना प्यार देने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है बिन चाही मोहब्बत और इसके 29 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 30वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, 30वें पार्ट को शुरू करते हैं। आकाश ने उसकी आंखों से लेकर होठों तक को चूमते हुए कहा, मैंने छोड़ दिया आज से हमेशा के लिए। अब मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। देखना तुम, कोई मुझे फोर्स भी नहीं कर पाएगा। इवन सोच रहा हूँ कि कुछ दिनों में ये बार भी शिफ्ट करवा दूंगा। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। और फिर पापा जी और अमर का क्या होगा? वो अपना देखे, बाहर जाकर पिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जब बार हट जाएगा तो उन्हें भी छोड़नी पड़ेगी। भूमिका उसकी बात सुनकर हंस दी। अच्छा, मुझे ये बताओ, जब डॉक्टर ने तुम्हें सिंगापुर भेजने के लिए बोला तो तुम्हें डर नहीं लगा कि अकेले कैसे मुझे लेकर इतनी दूर जाओगी? थोड़ा सा भी नहीं, इत्तू सा भी नहीं। भूमिका पुराने वक्त में गोते लगाने लगी, जब डॉक्टर ने उसे कहा था आकाश को सिंगापुर ले जाने को और अमर और राधा दिल्ली भी नहीं पहुंचे थे। डर तो हमें वहां पहुंचने के बाद लगा था। क्यों? आकाश ने भूमिका की तरफ करवट ली और उसके होठों को उंगलियों से दबा दिया। वहां सब अच्छी अंग्रेजी बोल रहे थे और हमको तो जरा भी नहीं आती। बस इसीलिए डर लग रहा था कि अगर कहीं किसी ने कुछ जरूरी बात कही और हम ना समझ पाए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए शुरू शुरू में हम बात रिकॉर्ड कर लेते थे और दौड़ भाग कर डॉक्टर पूनम के पास जाते थे। लेकिन वो भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं व्यस्त हो जाती थी। तब उन्होंने हमें एक तरीका बताया। ये देखिए। भूमिका ने पलट कर अपना फ़ोन उठाया और गूगल का होम पेज ओपन किया। एक वेबसाइट ओपन की जिसमें वॉइस से चैट कन्वर्टर था। उस पर ऑडियो फाइल अपलोड करते ही पूरी बात को टेक्स्ट में बदल देता था। के बाद भूमिका ने वहां से वो सारी लाइंस कॉपी की और गूगल ट्रांसलेटर पर पेस्ट कर दी। ट्रांसलेटर ने तुरंत उन सारे टेक्स्ट को हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। देखा, कितना आसान है। फिर जब हमको पता चल गया था कि लंबा रहने वाले हैं यहाँ, तो हम कॉपी पर लिख लिख कर याद करते थे, ताकि आगे कोई बोले तो थोड़ा बहुत हमें याद रहे। और फिर तुम मैडोना बन गई। माने माने आकाश ने भूमिका को अपनी तरफ खींचकर ढेर सारी पुच्चियां दे डाली। माने कुछ नहीं भूमि। भूमिका एकदम से साड़ी संभाल कर उठ गई। आपको पता है, एक बार हमको पुलिस ने भी पकड़ लिया था। ये हमने किसी को नहीं बताया। आकाश के होश से उड़ गए। क्या? हाँ, हम कुछ सामान लेने नीचे गए थे। नीचे वाली दुकान में नहीं मिला तो थोड़ा दूर निकल गए। फिर जैसे ही एक चौराहा पार किया, पुलिस की गाड़ी से दो पुलिस वाले उतरे और हमें रोक लिया। फिर पूछताछ की, लेकिन हमें कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया। हमने उन्हें बताने की कोशिश की कि हमारे पति के साथ हम आए हैं, पर वो समझे नहीं और हमको पुलिस स्टेशन ले गए। तुम वीज़ा पासपोर्ट लेकर नहीं गई थी? वही तो, सारा कागज़ दिखा दिया था उन्हें। जब से अमर बताकर गया था हम बिना कागज़ के बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन फिर भी हमें बैठा लिया। फिर क्या हुआ? तुमने डैडी अमर को फ़ोन क्यों नहीं किया? वो हैंडल कर लेते। अमर और पापा जी दोनों पहले से ही आपकी वजह से बहुत परेशान हालत में थे, पर हम पुलिस वालों से कहकर डॉक्टर पूनम को बुला लिए थे। जब वो आई तब चैन पड़ा। फिर उन्होंने हमें बताया कि भूमिका, तुम इमरजेंसी मेडिकल वीज़ा पर यहाँ आई हो, इसलिए अस्पताल के एक तय दायरे के अंदर ही तुम रहो, तुम बाहर नहीं घूम सकती। अगर अगली बार ऐसा किया तो तुम्हें जेल में डाल देंगे। आकाश आंखें फाड़कर उसे देखे जा रहा था। उस दिन से हमने कसम खा ली, जो चाहिए होगा नीचे अगल बगल की दुकानों से ही ले लेंगे, दूर नहीं जाएंगे। पता चला आप अस्पताल में और हम जेल में। आकाश को हंसी भी आई और दया भी, और उसकी समझदारी पर ढेर सारा प्यार भी। कितना कुछ सीख गई वो एक छोटे से टाइम पीरियड में, जो आकाश उसे सालों में नहीं सिखा सका। उसकी समझदार पत्नी कानपुर से लेकर सिंगापुर तक के हर अस्पताल के बिल खर्च की सारी रसीदें संभाल कर रखी थी। उसकी वजह से आकाश मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम कर पाया था, कार का इंश्योरेंस रिकवर हो पाया था, कंपनी ने अपोलॉजी लेटर भी भेज दिया था एजीआई के नाम। सब कुछ आसानी से संभल गया था भूमिका की वजह से। आकाश ने कसकर उसको अपने सीने से चिपका लिया। आई लव यू सो मच भूमि, बहुत बहुत ज़्यादा, सच में। मी टू, भूमिका ने कहा। तो आकाश को उस पर और भी ज़्यादा प्यार आ गया। दोनों का प्यार अभी शुरू होने ही वाला था कि क्रेडल से रोने की हल्की हल्की सी आवाज़ें आने लगी। भूमिका उठकर बैठ गई और आकाश भी। ये रोज़ रात में ऐसे ही रोएगी? सब बच्चे रोते हैं, ये कोई आसमान से थोड़ी ही उतरी है। उसे भूख लगी होगी ना?
भूमिका ने उसे गोद में उठाकर सीने से चिपका लिया। आकाश ने धीरे से भूमिका का हाथ पकड़ा। एक बात कहूँ? कहिए। इतना बोलकर वो कोई मीठी सी लोरी गाने लगी। भूमिका, मैं चाह कर भी अमर से माफ़ी नहीं मांग पा रहा हूँ। मुझे पता है बिना माफ़ी मांगे भी उसने मुझे माफ़ कर दिया, लेकिन फिर भी दिल चाहता है कि कुछ ऐसा करूँ उसके लिए कि मेरे मन में सब कुछ बह जाए। तो सोच क्या रहे हैं? क्या सोचा है आपने? भूमिका, मैं दोबारा कंपनी का सीईओ की पोजीशन नहीं चाहता। इतना कहकर आकाश रुक गया और भूमिका की तरफ उसकी प्रतिक्रिया जानने के लिए देखने लगा। बोलो भूमिका, मैं सही सोच रहा हूँ या नहीं? भूमिका ने संध्या की पीठ को हल्के से थपथपाया। भूमिका और आकाश ने मिलकर अपनी छोटी सी गुड़िया को संध्या नाम दिया कि उस समय भूमि और आकाश एक साथ मिले हुए से प्रतीत होते हैं। संध्या की पीठ को थपथपाने से उसने एक लंबी सी डकार ली, फिर उसे ब्लैंकेट ओढ़ाकर क्रेडल में लेटा दिया। फिर वो उठकर बालकनी की तरफ बढ़ गई। आकाश भी झट से उठकर उसके पीछे आ गया। तो अपने लिए क्या सोचा है आपने? अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ, मेहनत करना चाहता हूँ, खुद कुछ हासिल करना चाहता हूँ भूमिका। इतने लंबे वक्त ने मुझे ये एहसास कराया है कि अब तक जो मेरा व्यवहार था वो सिर्फ़ इसलिए क्योंकि मैंने कभी मेहनत करके कुछ हासिल ही नहीं किया। हमेशा सब कुछ पका-पकाया मिला और मैं खाता गया। शायद इसलिए मीन मेख निकालने की आदत सी पड़ गई। अब कुछ वक्त लूँगा, रेस्ट करूँगा, सोचूँगा, एक नई बिज़नेस स्ट्रैटेजी तैयार करूँगा, अपना खून पसीना सब एक करके अपने दम पर एक नया मुकाम हासिल करूँगा। शायद तब मेरे अंदर का अहम पूरी तरह मिट पाएगा। डैड को देखता हूँ तो महसूस करता हूँ, उन्हें कुछ भी विरासत में नहीं मिला। उन्होंने अपनी ज़मीन खुद तैयार की और अपने नाम के झंडे गाड़े। अच्छा-बुरा हर वक़्त देखा उन्होंने और शायद इसीलिए उनके अंदर तिनका भर भी घमंड नहीं है। शायद इसीलिए वो बेहद सुलझे हुए हैं। शायद इसीलिए वो आज भी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। इंसान की कीमत समझते हैं, पैसे की नहीं। भूमिका, मॉम ने हमेशा डैड की परछाई बनकर उनका साथ दिया। अच्छे में, बुरे में, सुख में, दुख में, कंपनी के गिरने, संभलने, खड़े होने और दौड़ने तक हर एक पल मॉम उनकी स्ट्रेंथ बनी रही। शायद इसीलिए वो कभी हारने से नहीं डरे। अपने लिए कुछ नया सोचते वक्त डर भी लगता है कि अब सोच रहा हूँ जब पूरा परिवार बन गया है, उनकी जिम्मेदारियाँ आ गई हैं। अगर बीच में लड़खड़ा गया तो शायद कहीं सब बिगड़ ना जाए। लेकिन अगर अभी ना शुरू कर पाया भूमिका, तो अपनी बेटी को अपना संघर्ष सुनाने के लिए कुछ भी नहीं होगा मेरे पास। उसे मेरी तरह विरासत में एक बना बनाया आलीशान एम्पायर मिलेगा, जिसकी वो खुद को मालकिन समझेगी। वो कभी उसके पीछे की मेहनत और खून पसीने का महत्व नहीं समझ पाएगी। इसलिए मैं उसके लिए पैसों की नहीं, मेहनत की विरासत छोड़ना चाहता हूँ। वो विरासत जो मेरे डैड ने मेरे लिए छोड़ी है, वो जो हमेशा उसके साथ रहेगी। भूमिका, बोलो, अगर कल मैं नया स्टार्टअप करूँ, तो तुम मेरा साथ दोगी ना? बोलते-बोलते आकाश की आँखों का पानी बहकर उसके होठों को भिगोने लगा था। भूमिका की सांसें भी भारी होने लगी थी और आंखें लाल। अपनी आंखों की कोरों को साड़ी के आंचल से पोंछती हुई भूमिका आकाश से बोली, हमसे काहे पूछ रहे हैं ये सब? हम कहाँ जाने बिजनेस विजनेस, जो आपको समझ आए करिए, नहीं तो पापा जी से पूछिए। नहीं, मैं तुमसे ही पूछूंगा। पूरी जिंदगी मुझे तुम्हारे साथ बितानी है। मेरा लिया गया हर फैसला तुम्हारे और मेरी बेटी के भविष्य को प्रभावित करेगा। इसलिए तुम बताओ, क्या मेरा सोचना सही है या गलत? तुम साथ दोगी ना मेरा? भूमिका कुछ देर तक सोचती रही, फिर धीरे से बोली, का का सोचा है आपने अपने लिए? एक प्रोजेक्ट पिछले 5 साल से पेंडिंग पड़ा था एजीआई के पास। जब मैं लंदन से लौट कर आया था तो मैंने अपने बिजनेस आइडिया के तौर पर डैड को प्रोजेक्ट दिखाया था, लेकिन तब उसमें बहुत सारी कमियां बताकर उन्होंने उस वक्त उसे नहीं ऑन किया। लेकिन बाद में बहुत सारे करेक्शंस के बाद उन्होंने कहा था कि हम अगले साल इसे लॉन्च करेंगे। क्योंकि वो बिज़नेस आइडिया मेरा है, हैंड एम्ब्रॉयडर्ड सस्टेनेबल फैशन क्लॉथिंग लाइन, और मैं इसी पर काम करना चाहता हूँ। तो बताओ मेरा आइडिया तुम्हें कैसा लगा? हमको इन सब के बारे में ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन अच्छा बात है आप खुद कुछ करने जा रहे हैं। हमें सुनकर बहुत खुशी हुई। पापा जी को भी होगा। आकाश ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी तरफ खींच लिया। मैं अब सब सही कर दूंगा, देखना। और फिर कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा मेरी एरोगेंस की वजह से। वो सब ठीक है, लेकिन कल हम नामकरण पर का पहनेंगे? एक भी कपड़ा नहीं दिलाए। और हाँ, इस बार हमको सोने के नए कंगन भी चाहिए, बताए देते हैं। और वो वार्डरोब तुम्हारी साड़ियों से भरा हुआ है, उसका क्या होगा? वो सब पुरानी हो गई। इतना पूछताछ कर रहे हैं एक नया साड़ी के नाम पर।
अरे दिला देंगे, कल शाम को फंक्शन से पहले साड़ी और कंगन दोनों आ जाएंगे आपके लिए। अब खुश। बालकनी में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। सामने हरा भरा लॉन, उसके पेड़ हवा के झोंकों से लहराते जा रहे थे। भूमिका धीमे धीमे कुछ गुनगुना रही थी। क्या गा रही हो? भूमिका ने उसकी बाहों को अपने गले से लपेट लिया और उसके सीने से पीठ सटाकर खड़ी हो गई। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। आकाश ने उसके कंधों पर प्यार से चूम लिया। प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, कलियां ना मिले ना सही, कांटों से उसे सजाएंगे, बगिया से सुंदर वो वन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। आकाश ने भी उसमें अपनी लाइंस जोड़ दी। भूमिका ने अपनी दोनों पलकें जोर जोर से झपकाई और आकाश की बाहों में सिमट गई। अगला दिन दोनों के लिए बहुत खास होने वाला था। सुबह से ही घर में हलचल शुरू हो गई थी। नीचे डेकोरेशन वाले हॉल की खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम कर रहे थे। आज ऑफिस में सबकी छुट्टी दे दी गई थी, इसलिए अमर भी घर पर ही सबके साथ था। सुबह से सब संध्या और अनीता के बेबी बॉय को अपनी अपनी तरफ खींचने में जुटे हुए थे और अमर संध्या को अपनी गोद से उतारने को तैयार ही नहीं था। सुबह से सारे काम वो उसे गोद में लिए लिए ही करे जा रहा था। आकाश भूमिका के साथ कहीं बाहर गया था, शायद उसका सामान दिलाने। अनूप और अमर आपस में कलेश करने में लगे हुए थे और सोनल को समझौता कराते कराते चक्कर आने लगे थे, लेकिन बाप बेटे में कोई भी एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं था। जब तुम्हारी पैदा हो तब सीने से चिपका कर घूमना, लाओ मुझे दो, आ जा गुड़िया, दादू के पास आ जा। अनूप ने पुचकारते हुए हाथ आगे बढ़ाया। हाँ तो आपकी भी तो नहीं है ना, और वैसे भी भूमिका से मांगने मैं गया था, आप क्यों नहीं गए सुबह सुबह? बाप से बहस करता है, चल दे इधर, इतना काम पड़े हैं कौन करेगा? इतने दिन वर्ल्ड टूर करके चैन ना पड़ा आपको? जाइए, अब जो भी काम बचे हैं आप करेंगी, और संध्या अपने चाचू के पास रहेगी, कहीं नहीं जाएगी, है ना संध्या? संध्या ब्लू नेट की फ्रॉक और सेम कलर के हेडबैंड जिस पर की स्नो फ्लैक्स चिपकी हुई थी पहने हुए हल्की सी गुनगुनाई। अरे आप दोनों लड़ना बंद करो। दरवाजे पर सूरजमुखी के फूलों से सजावट होनी थी, गेंदे के फूल लगाए गए हैं। अंदर आर्किड्स के लिए बोला था। आकाश क्या बाहर चला गया? यहाँ कोई नहीं है देखने वाला, दोनों गुड़िया के लिए लड़ रहे हो, ये नहीं कोई कामकाज देख लो। सोनल गुस्से से बड़बड़ाई। हाँ अमर, जाओ अपनी माँ की बात सुनो और पूजा की तैयारी करो, कुछ ही देर में महापंडित जी भी पधारने वाले होंगे। राधा, राधा कहाँ चली गई? मॉम, उससे भी कुछ करवा लो, आज तो ऑफिस भी नहीं है। अमर संध्या को गोद में लिए गुस्से से राधा को उल्हाने देते हुए बोला। राधा जो ऊपर खड़ी सब सुन रही थी वहीं से चिल्लाई। मॉम, मैं आज बहुत जरूरी काम कर रही हूँ अनुराधा के साथ। संध्या की शाम की ड्रेसअप एंड एसेसरीज। हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी काम है। लो मॉम, संभालो अपनी पोती को, मैं बाकी काम देखता हूँ। अमर ने संध्या को सोनल की गोद में रख दिया और बाहर की तरफ चला गया। अनुराधा, राधा और अनीता तीन तीन खोपड़ियाँ मिलकर भी शाम को बच्चों के पहने जाने वाले कपड़े डिसाइड नहीं कर पा रही थी, जबकि उसके बाद उन्हें खुद को भी तैयार करना था। बेड पर छोटे छोटे कपड़ों का अंबार लगा हुआ था और तीनों अपना अपना सर पकड़े हुए बैठे थी। इतने में नीचे से भूमिका की आवाज़ आई। तीनों खुशी से नीचे दौड़ पड़ी। भूमिका और आकाश वापस आ गए थे और अपने साथ न जाने कितने सारा सामान लाए थे। पूरे परिवार के हर सदस्य के लिए कुछ न कुछ ज़रूर था। आकाश ने अनूप को पिंडल गिफ्ट किया था। उसे पता था रिटायरमेंट के बाद भी उसके पिता किताबों के साथ ज़्यादा वक्त बिताने लगे थे। सोनल के लिए कढ़ी हुई रेशमी साड़ी और सोने के बड़े बड़े झुमके थे। इसके अलावा भी घर के हर सदस्य के लिए महंगे महंगे और बेहतरीन तोहफे थे, और सब तोहफे पाकर बेहद खुश भी थी। भूमिका आते ही संध्या को दूध पिलाने के लिए उसे ऊपर लेकर चली गई थी और आकाश नीचे काम करने लग गया था। शाम के 4 बजने वाले थे। कुछ ही देर में अनूप ने अंदर आकर सोनल को आवाज़ लगाई। सोनल, पंडित जी आ गए हैं, देखो स्वागत की व्यवस्थाएं करो। आकाश और अमर कहाँ हैं? सोनल भूमिका की माँ के साथ पूजा स्थल पर सामग्री जुटाने का काम कर रही थी। अनूप की बात सुनते ही हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई और अपना पल्लू सही करने लगी। आकाश और अमर दरवाजे पर स्वागत के लिए खड़े थे। ड्राइवर ने उतरकर कार का दरवाजा खोला और अंदर से ब्राउन स्वेटशर्ट, ग्रे जीन्स और बूट पहने हुए ऋषि ने बाहर कदम रखा। आंखों पर सनग्लासेस और हाथों में स्मार्ट वॉच, लंबी सी दाढ़ी, सधी हुई मूछें और कंधे तक लंबे बालों की छोटी सी पोनीटेल।
ऋषि ने बाहर आते ही सनग्लासेज उतारकर हाथ जोड़कर अनूप और अमर और आकाश को नमस्ते किया। दोनों ने आगे बढ़कर उसके पैर छू लिए। पंडित जी, यात्रा में कोई कठिनाई तो नहीं हुई? अनूप ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर पूछा। नहीं, पहले ही आपने काफी अच्छा इंतजाम किया था। धन्यवाद। ऋषि ने उतनी ही विनम्रता से उत्तर दिया। राधा जो पीछे संध्या को गोद में लिए भूमिका के साथ खड़ी थी, उसके कान में बुदबुदाई, यार, इससे अच्छा तो तुम्हारे पापा से ही पूजा करवा लेती। तुम्हें लगता है इस मॉडल टाइप लड़के को पंडिताई का पी भी आता होगा? भूमिका ने होठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। बनारस के सबसे बड़े शिव मंदिर के पुजारी हैं ये। घर के सारे लोग अचरज से ऋषि को देखे जा रहे थे। हमेशा सादे कुर्ते दुसाले में रहने वाला ऋषि भी खुद अपनी इस आधुनिक वेशभूषा में संकोचाया सा जा रहा था। लेकिन पत्नी की जिद पर श्री कृष्ण को भी स्वर्ग से परिजात वृक्ष धरती पर लाना पड़ा था। जब पत्नी के आगे भगवान की ना चली तो भला भोले भाले पंडित जी की क्या चलती। कार का दूसरी तरफ वाला दरवाजा खुला और नीरजा बाहर निकली। इधर उधर सबके चेहरे देखते हुए वो ऋषि के पीछे आकर खड़ी हो गई। आकाश उसे देखकर मुस्कुराता हुआ बोला, आपने खुद को काफी अच्छा मेंटेन किया है। आपको देखकर लगता नहीं है कि आपकी 18-20 साल की लड़की भी होगी। आकाश की बात सुनकर ऋषि बुरी तरह से छेंप गया। जी जी, दरअसल ये नीरजा है। इसकी उम्र 24 वर्ष है और ये मेरी बेटी नहीं पत्नी है। आकाश ने नीरजा को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा। स्लेटी टैंक टॉप, ब्लैक और रेड चेक वाली नोट वाली शर्ट, ग्रे जींस, पीठ पर रैक्सक, आंखों पर गोल गोल सनग्लासेज और घुंघराले बालों को ऊपर समेट कर लगाया गया क्लेचर। न मंगलसूत्र न सिंदूर, सुहागन की एक भी निशानी नहीं। आकाश हड़बड़ा गया। आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली मुझे मुझे पता नहीं चला। सो इट्स ओके मिस्टर। अगली बार से गले में मंगलसूत्र के साथ साथ आधार कार्ड भी लटका कर चलूंगी। फिर दूर से ही मेरी उम्र और मेरा मैरिटल स्टेटस दोनों पता चल जाएंगे। नीरजा ने बड़े ही एटीट्यूड से जवाब दिया। आकाश की बोलती ही बंद हो गई। ऋषि को जरूर उसकी बात से बुरा लगा। उसने आगे बढ़कर धीमी आवाज में आकाश से माफी मांगते हुए कहा, माफ कीजिएगा, ये थोड़ी सी मुंहफट और अजीब है। दरअसल कुछ वक्त पहले ही उसके माँ बाप को खोया है, इसलिए मैं उससे ज्यादा कुछ कहता नहीं। आकाश ने आगे बढ़कर ऋषि का हाथ पकड़ लिए। इसमें माफी मांगने की कोई बात नहीं है। अभी कुछ दिन पहले तक मैं भी बिल्कुल ऐसा ही था। उनके साथ काफी बुरा हुआ है। आप उनसे कुछ भी मत कहिएगा। आकाश ऋषि और नीरजा के साथ अंदर की तरफ बढ़ा। सामने अनूप मुस्कुरा रहे थे। ऋषि ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। अनूप ने आगे बढ़कर उनके पैर छू लिए। ऋषि उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन जब तक वो पैर छूकर खड़े हो गए थे। आप पंडित जी, ब्राह्मण 5 बरस का हो या 50 बरस का, पूजनीय ही होता है। एक एक कर परिवार के सभी ने ऋषि के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। आकाश ने तुरंत गेस्ट रूम की तरफ इशारा कर कहा, पंडित जी, प्लीज टेक सम रेस्ट। हम तब तक नाश्ते का अरेंजमेंट करवाते हैं, उसके बाद पूजा स्टार्ट करेंगे। नो नो, इट्स ऑल राइट, वी ऑलरेडी हैड इट इन फ्लाइट, सो डोंट बी फॉर्मल, वी कैन प्रोसीड आफ्टर ए शावर। आकाश ऋषि की अंग्रेजी सुनकर थोड़ा चौंक गया था। नीरजा अभी भी कंधों पर बैग टांगे इधर उधर झूम रही थी। वो चेहरा उठाकर चारों तरफ सोलंकी परिवार की भव्यता और चकाचौंध को देख रही थी। उसे बड़ा मजा आ रहा था, जो उसके प्यारे से चेहरे पर आई स्माइल से पता चल रहा था। कूदती हुई गेस्ट रूम में पहुंची और बैग फेंकते ही बेड पर धड़ाम से पीठ के बल कूद गई। ऋषि बाथरूम में हाथ मुंह धोने चला गया। जैसे ही वापस आया, नीरजा उसके हाथ से लटक गई। देखो ना, कितना सुंदर इंटीरियर है, कितना प्यारा डेकोरेशन है। अपने कमरे में भी ऐसे ही करवा लो ना प्लीज। देखो ये बालकनी कितनी सुंदर है। देखो ये फ्लावर वास, ये तो इम्पोर्टेड है शायद। और दीवारों की पेंटिंग, ओ माय गॉड, तुम ऐसे क्यों नहीं करवाते? बोलो, करवाओ ना अपने रूम में भी प्लीज। नीरजा बोलते बोलते जमीन पर पैर पटकने लगी। ऋषि ने उसके मुंह पर हाथ रखा और गुस्से से बोला, अरे क्या बच्चों जैसे बिहेव कर रही हो? मैंने कहा था यहाँ आकर थोड़ा तमीज में रहना। तुम्हारा मतलब मैं बदतमीज हूँ? तुम होंगे बदतमीज, तुम्हारे चमचे बदतमीज, तुम्हारे। बस बस नीरजा, आप चुप हो जाओ वरना मार खाओगी। तुम मारोगे मुझे? मारोगे हाँ? बोलते बोलते नीरजा के गोल गोल आंखों में बड़े बड़े आंसू भर आए। ऋषि ढीला पड़ गया। आंसू? बस नीरजा के ये आंसू ही तो थे जो उसे उससे नहीं देखे जाते थे। मार लो, तुम मुझे मार ही लो। नीरजा ऋषि का हाथ पकड़कर अपने गालों पर चलाने लगी। ऋषि ने अपना हाथ खींचा। अरे क्या बचपना है नीरजा,
करवा दूंगा मैं अपने रूम में ये सारा इंटीरियर। ओके, रोना बंद करो। और मैं क्यों मारूंगा तुम्हें? अच्छा ठीक है, बोला ना करवा दूंगा, घर तो पहुंचने दो। जाओ अब फ्रेश होकर कपड़े चेंज कर लो। नीरजा ने अपने आंसू पोंछ लिए। कपड़े तो मैं लाई ही नहीं। क्या? हाँ तो ये कपड़े बुरे हैं क्या? ऋषि गुस्से से उसे घूरता हुआ दौड़कर उसके रैक के पास पहुंच गया और उसकी चेन खोल दी। पूरे बैग में सिर्फ चिप्स के पैकेट, पॉपकॉर्न और सॉफ्ट ड्रिंक भरी हुई थी। तुम कपड़े नहीं लाई? ओहो नीरजा, ये क्या? ये कपड़े पहनकर पूजा में बैठोगी? क्यों? इन कपड़ों में क्या बुराई है? नीरजा ने होठ लटकाते हुए अपनी टी शर्ट पकड़कर कहा। ऋषि ने अपने सर पर हाथ रख लिया। ओके फाइन, जाकर हाथ मुंह तो धो लो एटलीस्ट। कल कितनी सारी साड़ियाँ लाया था मैं, कुछ भी रख लेती। अब नाक कटवा दो मेरी सबके सामने। एटलीस्ट यहाँ तो अच्छी वाइफ की तरह बिहेव कर सकती हो ना। दोनों अभी बात कर ही रहे थे, आई मीन लड़ ही रहे थे कि दरवाजे पर नॉक हुआ। ऋषि ने दरवाजा खोला। सामने राधा मुस्कुराते हुए खड़ी थी। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, मैम को कुछ चाहिए तो नहीं? ढंग के कपड़े, नीरजा फट से बोली। सॉरी व्हाट? राधा ने फिर से दोहराया। दरअसल मेरे स्वीट से हस्बैंड चाहते हैं कि मैं आज पूजा में साड़ी पहनूं, लेकिन पता नहीं मेरे बैग में किसी ने कपड़े निकालकर चिप्स के पैकेट ठूंस दिए। मैं अपने इकलौते प्यारे से पति का दिल नहीं दुखाना चाहती, बिकॉज आई एम एन अच्छी वाइफ। आप एक साड़ी उधार दे सकती हैं प्लीज़? नीरजा ने बोलते बोलते ऋषि के गाल खींच लिए। राधा को हंसी तो बहुत तेज आई, फिर बोली, हाँ प्लीज़ आप मेरे साथ ऊपर आइए ना। मेरी जेठानी के पास आपको बहुत अच्छे कलेक्शंस मिल जाएंगे साड़ियों का। जो आपको अच्छी लगे वो पहन लेना। थैंक यू। और आप मुझे मैम मत बुलाइए, मेरा नाम नीरजा है। एंड आई एम राधा। राधा ने मुस्कुराते हुए हाथ आगे बढ़ाया। नीरजा ने हैंडशेक किया। चले? हाँ बिल्कुल, इससे पहले कि मेरे क्यूट को और गुस्साए चलते हैं। नीरजा ने दूर से ही ऋषि को फ्लाइंग किस किया देकर हाँक मारी। ऋषि कमरे के दरवाजे तक राधा के पास आया और धीरे से बोला, सी हैज लॉस्ट हर हस्बैंड, प्लीज इग्नोर इफ सी बिहेव लिटिल चाइल्डिश। नो 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 प्रॉब्लम, आई विल मैनेज। राधा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। नीरजा राधा के साथ भूमिका के कमरे में चली गई। भूमिका नीरजा को देखकर बहुत खुशी से बोली, आओ आओ बैठो, मेरा नाम भूमिका है और तुम्हारा? नीरजा। भूमिका अपनी साड़ी तह करते हुए बोली, अभी अभी शादी हुआ है ना तुम्हारा? हाँ कल ही तो दोपहर में। राधा और भूमिका एक दूसरे को देखकर मुस्कुराई। फिर बाकी सारे फंक्शन हो गए? राधा ने बाल खुजाते हुए पूछा। नहीं, हमने तो मंदिर में शादी की है, तो कोई फंक्शन नहीं हुआ, बट पंडित जी के मेहमानों के लिए रिसेप्शन है परसों। अरे वो नहीं, वो फंक्शन। राधा ने उसके कंधे पर कंधा मारा। वो कौन सा फंक्शन? सुहागरात हमारा। वो तो आज होना चाहिए था ना। तुम्हारी सास या ननद कोई इंतजाम कर रही होगी वहाँ तुम्हारे लौटने पर, ताकि तुम्हें कमरा सजा मिले। मेरे घर में कोई औरत नहीं है। पंडित जी के माँ बाप और इकलौती बहन 8 साल पहले ही मार डाले गए और मेरे मम्मी डैड। बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गई। भूमिका उठकर उसके करीब बैठ गई। राधा उसका सर सहलाने लगी। मेरी मम्मी डैडी ने 4 साल पहले सुसाइड कर लिया। हम दोनों ही अकेले हैं बिल्कुल। बोलते बोलते नीरजा का गला भारी हो गया। भूमिका ने उठकर उसे गले से लगा लिया। कोई बात नहीं नीरजा, ऐसे नहीं रोते। परिवार कभी खत्म नहीं होता। जब दो लोग मिलते हैं तो नया परिवार बन जाता है। तुम्हारा भी बनेगा और तुम भी बहुत खुश रहोगी। फिर किसी का याद नहीं आएगा। इतना रहोगी तो आंखें सूज जाएंगी। नई नई दुल्हन हो, थोड़ा अच्छे से सज संवर कर रहोगी तो पंडित जी को भी अच्छा लगेगा, है ना? राधा और भूमिका दोनों ही नीरजा की पीठ सहला रही थी। नीरजा आंसू पोंछते हुए बोली, वैसे स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक मिलेगा क्या? मेरा मुंह सूख रहा है। उसकी बात सुनकर राधा और भूमिका दोनों की हंसी छूट गई। राधा उसके कंधे थपथपाते हुए बोली, हाँ हाँ अभी लाई। तब तक तुम भूमिका के साथ साड़ी सिलेक्ट कर लो। इधर अनूप और आकाश कमरे में बैठकर ऋषि से काफ़ी देर तक बातचीत करते रहे। ऋषि ने प्रताप के आतंक, अपने पेरेंट्स की डेथ से लेकर नीरजा के पेरेंट्स के ना रहने तक की सारी कहानी उन्हें सुना दी। आकाश बेहद इमोशनल हो गया। अनूप ने ऋषि को काफ़ी ढांढस बंधाया और उसके कामों की तारीफ भी की। ऋषि को संभलने के लिए वक्त देकर अनूप आकाश के साथ बाहर आ गया। डैड, यकीन नहीं होता बिना माँ बाप की ज़िंदगी कितनी तकलीफ देह होती है। अनूप का भी गला भर आया था। आकाश का सर सहलाते हुए बोले, वक्त के साथ कुछ चीज़ों पर यकीन कर लेना चाहिए। एक दिन तुम्हें भी इस सच का सामना करना ही होगा। कुछ चीज़ों को वक्त रहते दिमाग में बिठा लेना चाहिए। अगर अचानक से किसी दिन
आकाश ने एक हाथ से अनूप का मुंह बंद कर दिया और उनसे लिपट गया। डैड बस नहीं, मेरी लाइफ में ये दिन कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं। पूजा स्थल पूरी तरह से तैयार था। ऋषि वापस अपनी उसी वेशभूषा में आ चुका था। सफेद सूती धोती और रेशमी दुसाला, कंधे पर पड़ा मोटा सा जनेऊ, माथे पर चंदन और कुमकुम का तिलक। सामने हल्की गुलाबी रेशमी साड़ी में भूमिका अपनी बेटी को गोद में लिए बैठी थी और बगल में पिंक कलर की चिकन एम्ब्रॉयडरी के कुर्ते में सफ़ेद पजामे में आकाश बैठा था और गोद में नन्ही गुड़िया जो गुलाबी रंग की फूली फूली हुई फ्रॉक पहने हुए लेटी हुई थी और आंखें खोलकर टुकुर टुकुर भूमिका को देख रही थी। अनूप और सोनल उसके ठीक पीछे बैठे थे। बगल में वाइट कुर्ते पजामे में अमर बेहद स्मार्ट लग रहा था और शायद इधर उधर राधा को ढूंढ रहा था। राधा ऊपर से ब्लू कलर की ऑर्गेन्जा साड़ी में नीरजा के साथ नीचे उतरी। ऋषि पूजा में व्यस्त था, उसने नीरजा की तरफ नहीं देखा। कुश में गांठ लगाकर उसने भूमिका और आकाश की तीसरी उंगली में पहना दी और अंजलि में जल लेकर बीचों बीच रखे भगवान के आसन और कलश पर छिड़क दिया। फिर आम की पत्तियों को लोटे में डुबोकर जल आकाश और भूमिका और गुड़िया पर छिड़क दिया। इस बीच लगातार वो शुभ मंत्रों का उच्चारण करता जा रहा था। बाद में अपने दाहिने हाथ की उंगली से आकाश के माथे पर रोली कुमकुम का टीका लगाया और आकाश ने भूमिका के माथे पर। ऋषि ने भूमिका के हाथ में अक्षत और पतासे रखे और अपने आंचल के छोर में बांधने को कहा। घर का वातावरण ऋषि की लयबद्ध आवाज और मंत्रोच्चारों से गुंजमान हो गया था। ईश्वर के समक्ष शिशु की छठी पूजा का भोग अर्पण कीजिए। सोनल और राधा ने किचन में पहले से बनाकर रखा कढ़ी चावल खीर सब छोटी छोटी कटोरियों में भगवान के सामने परोस दिए। ऋषि ने एक एक कर थाल से व्यंजनों का भोग पहले ईश्वर को लगाया और फिर आकाश से कहकर एक एक चम्मच भूमिका को चखने को दिया। पंडित जी, सब बेबी की मम्मा को ही खिलाए जा रहे हैं, बेबी को कब खिलाएंगे? पीछे से नीरजा की आवाज आई। ऋषि ने नजर घुमाकर देखा। नीरजा ने नीले और गुलाबी रंग की बनारसी साड़ी पहनी हुई थी। बालों में खूबसूरत सा सफेद फूलों का जोड़ा लगा हुआ था। दो लटें चेहरे पर बिखरी हुई थी और उसके मोती जैसे दांत जो मुस्कुराते हुए अलग खिल रहे थे। ऋषि उसे देखता रह गया। उसने बुरे ख्यालों में भी नहीं सोचा था कि नीरजा साड़ी पहन लेगी। नीरजा ने पलकें झपका दी। बेबी को, मेरा मतलब बच्चे को छठे माह पर अन्नप्राशन संस्कार होगा। उसके पश्चात ही उसे अन्न खिलाया जाएगा। ऋषि ने सामने रखी थाली उठाकर अपने हाथों से उस पर कुमकुम का लेप लगाया। अनूप ने आगे बढ़कर सोने की सलाई ऋषि के हाथ में रख दी। कन्या का जन्म दिनांक और समय भूमिका ने उसे तारीख और वक्त बताया। ऋषि ने पत्रिका खोलकर ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को देखा। आपके कुल के इष्ट देव कृष्ण। ऋषि ने थाल पर श्री कृष्णाय नमः लिखा। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को जन्मी इस कन्या की राशि मेष है और इस राशि का देवता मंगल है। मंगल पर सदैव सूर्य का आधिपत्य रहता है। मृगशिरा नक्षत्र में जन्मी यह कन्या नेतृत्व कुशल होगी, अपने पिता के पद चिन्हों पर चलेगी और नए आयाम स्थापित करेगी। राशि के अनुसार नाम का प्रथम अक्षर अ है। आप में से जो भी राशि के अनुसार नाम बताना चाहता हो तो बता सकता है। यदि माता पिता ने कोई नाम सोचा हो तो बता सकते हैं। आकाश और भूमिका ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर अनूप की तरफ। अनूप हाथ जोड़कर बोले, पंडित जी, 3 पीढ़ियों के बाद जन्मी है ये। हमारे लिए ये बहुत शुभ है। जिस दिन इसके कदम धरती पर पड़े, 6 माह से बिस्तर पर सोया हुआ मेरा बेटा उठ बैठा। आप ही कुछ सोचिए जो मेरी स्थिति और कन्या की सौभाग्य से जुड़ा हो। 3 पीढ़ियों के बाद पैदा होकर अपने कुल वंश को अलंकृत करने वाली इस कन्या का शुभ नाम अलंकृता रखता हूँ। यदि माता पिता एवं अन्य परिजनों को यह नाम प्रिय हो तो मैं इसे देवताओं को अर्पित करूं। सब एक दूसरे की तरफ मुस्कुराकर देखने लगे। अनूप ने एक लंबी गहरी ठंडी सांस लेकर मुस्कुराते हुए कहा, अलंकृता सिंह सोलंकी। वाह, सच में ठाकुरों वाला नाम है। भूमिका और आकाश ने भी हाँ में अपना सर हिलाया। ऋषि ने उसे कुमकुम लगी थाली को उठाया और सोने की सलाई से उस पर नाम लिखा, अलंकृता। उसके बाद वही नाम उसने अलंकृता के दाहिने कान में मंत्रों के साथ बुदबुदाया। थाली उठाकर ईश्वर के आसन के नीचे रख दी और ऋषि ने पूजा के सामान में कुछ पतासे और नारियल आकाश के हाथ में थमा दिए। नामकरण का संस्कार पूर्ण हुआ। अब आप सभी प्रसाद ग्रहण करें और कन्या के भविष्य की मंगल कामना करें। ऋषि ने आकाश और भूमिका के हाथ की तीसरी उंगली में बंधी हुई दूब छोर पर किनारे रख दी और उठकर खड़ा हुआ। पंडित जी, एक और बालक है, 3 महीने पहले जन्मा है। यूं तो नामकरण छठी के साथ संपन्न हो गया, लेकिन उसकी माँ अपने बेटे के लिए दूसरा नाम चाहती है। कृपा करिए उस बालक पर भी।
अनीता अपने बेटे को गोद में लेकर आगे आ गई। ऋषि ने पुनः वही सारे विधि विधान दोहराए। बालक की राशि सिंह है, स्वामी सूर्य है, शुभ अक्षर तय है। क्या माता पिता को तय अक्षर से कोई नाम प्रिय है जिसे वह अपने पुत्र को पुकारेंगे? पंडित जी, आप ही कुछ बताइए ना। जीवन भर इस बालक का सूर्य के समान तेज रहे, ऐसी कामना के साथ में इसे तेजस कहकर पुकारता हूँ। यदि माता पिता या अन्य परिवारजनों को यह नाम स्वीकार्य हो तो मैं इसे देवताओं को अर्पित करूं। सब इस नाम से बेहद खुश थे, खासकर अनीता ने। एक तीर से दो निशाने साथ सध गए थे। दोनों बच्चों का नामकरण संपन्न हो गया था। शाम के भोजन का आयोजन किया था। नीरजा ने अपनी भारी भरकम साड़ी संभालते नहीं बन रही थी। बेचारी मुश्किल से एक कदम भर चल पाती और बैठ जाती। ऋषि ने नीरजा के पास आकर पूछा, ये साड़ी कहाँ से मिली? भूमिका ने दी। वो बहुत अच्छी है, बिल्कुल पूजा दी जैसी। नीरजा इतरा गई। ऋषि का दिल पूजा का नाम सुनकर फिर से बैठ सा गया था। अच्छा, हम थोड़ी देर में वापस जाने के लिए निकलेंगे, इसलिए तैयार रहना। और खाना? नीरजा मुंह फुलाकर उंगली से इशारा करती हुई बोली। ऋषि ने सर पीट लिया। कौन से जन्म की भूखी हो नीरजा? पेट ही है या कोल्ड स्टोरेज? सब कुछ स्टोर कर लेती हो। मलाई कोफ्ते और मलाई चाप भी है पंडित जी। यम, बहुत मजा आएगा। नीरजा का मुंह पानी से भर गया। मैं जाऊं? हाँ हाँ, खा लो जल्दी। वैसे भी तुमसे रहा कहाँ जाएगा, वापस चलना है। नीरजा साड़ी संभालते हुए खाने की तरफ दौड़ गई। ऋषि ने अनूप का हाथ जोड़कर कहा, अब मैं चलता हूँ। यहाँ काम संपन्न हो गया है, घर पर भी काफी कुछ करना है। हाँ हाँ, अभी तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश लिया है आपने, काम तो बढ़ ही जाता है शादी के बाद। आज विश्राम कर लीजिए, कल सुबह की फ्लाइट है। मुंह अंधेरे ही एयरपोर्ट छुड़वा दूंगा। लेकिन लेकिन रात भर कहाँ जाएंगे आप? ये भी तो घर है। रात भर की बात है। नीरजा बिटिया भी भूमिका और राधा के साथ खूब हिलमिल गई है। सबको आपस में सुख दुख बांट लेने दीजिए। सुबह होने ही निकल जाइएगा, हम नहीं रोकेंगे। अनूप ने इतने अपनेपन से कहा कि ऋषि ने मना ना करते बना। और फिर सच था, नीरजा कितनी जल्दी सबसे घुल मिल गई थी, जबकि ऋषि को ऐसे सपने में भी उम्मीद नहीं थी। इसलिए सबकी बात मानकर सुबह तक के लिए रुक गया था। रात भर में सारे फंक्शन से फ्री होकर हॉल में ढोलक पर बज रहे गीतों से कार्यक्रम कब डीजे तक पहुंच गया पता ही नहीं चला। राधा, अनुराधा, भूमिका, अनीता सब जम के डांस करने में जमी हुई थी। राधा ने नीरजा को भी पकड़कर खींचा। शुरू में तो उसने नानुकुर की, वो भी ऋषि के डर से। फिर मस्त होकर नाचने लगी। अनुराधा ऋषि के पास आई और बोली, आइए ना आप भी अपनी वाइफ के साथ थोड़ा सा तो डांस कीजिए। नो नो थैंक्स, मुझे डांस नहीं आता, ऋषि कहता तब तक अनुराधा ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। उठने की जद्दोजहद में वो अनुराधा से हल्का सा टकरा गया। दोनों ने मुस्कुराकर माफी भी मांग ली। लेकिन नीरजा की नज़र में पंडित जी चढ़ चुके थे और अब उनका आगे क्या होने वाला था, उसका भगवान मालिक था। आकाश की शराब छोड़ देने की वजह से आज कोई महफिल नहीं बैठी। थोड़ी देर बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए थे। कल सुबह आकाश को इतने दिनों बाद ऑफिस जाना था, लेकिन अपनी बेटी को छोड़कर जाने का उनका बिल्कुल भी मन नहीं था। अगर नहीं जाता तो वो अमर को सरप्राइज नहीं दे पाता, इसलिए जाना जरूरी था। भूमिका और राधा ने मिलकर नीरजा की शादीशुदा जिंदगी जीने की ढेर सारे तरीके बता डाले। नीरजा को कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा था। उसके जहन में अभी भी क्रीमी चिल्ली, मलाई चाप और कोफ्ते घूम रही थी। वाओ, कितने यम्मी थे। अगली सुबह 3 बजे ही ऋषि उठ गया था, क्योंकि फ्लाइट सुबह की ही थी। और नीरजा जो अभी भी भूमिका और राधा के साथ खुसुर फुसुर कर रही थी, उसे बड़ा मजा आ रहा था। या यूं कहें कि उसका वापस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो नीरजा, और कौन कौन है तुम्हारे घर पर? कोई नहीं, बस ये और मैं। और कुत्ते पालने का बहुत शौक है इन्हें। एक कुत्ता भी रखा है इनका पालतू, 2 पैरों पर चलने वाला कुत्ता। ओह वाह, क्या नाम है उसका? लाखन। कुत्ते का नाम लाखन कौन रखता है? उन्होंने रखा है। ये उसे बहुत प्यार करते हैं, अपनी थाली में खाना तक खिला लेते हैं। यो, राधा ने गंदा सा मुंह बनाया। हाँ, तुम्हें मेरे घर आना तो मैं तुम्हें कुत्ते से ज़रूर मिलवाऊंगी। प्लीज़ मेरे रिसेप्शन में तुम लोग ज़रूर आना। अभी तो हमको परसों सिंगापुर जाना पड़ेगा, डॉक्टर से मिलना है, उनको और कुछ काम है। पर वहाँ से आकर हम ज़रूर आएंगे पक्का। अच्छा, और तुम? नीरजा दुखी सी राधा से बोली। डियर, मेरा तो ऑफिस ही नहीं छूटता, क्या बताऊँ। कल आकाश सर वापस ज्वाइन कर रहे हैं तो फिर मैं फ्री हो जाऊंगी कुछ टाइम को, फिर ज़रूर आऊंगी। नीरजा को सुनकर अच्छा लगा। यहाँ आकर उसने 2 अच्छे दोस्त बना लिए थे और खूब एंजॉय भी किया था। बातें आगे बढ़ती इससे पहले ही ऋषि उसे बुलाने पहुंच गया।
चलो फ्लाइट का टाइम हो रहा है, जल्दी वापस चलना है। इतना कहकर वो वापस लौट गया। नीरजा मन महसूस कर उठी और भूमिका और राधा को गले लगाते हुए बोली, तुम दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, हमें भी। मेरा मन नहीं हो रहा है तुम्हें छोड़कर जाने का, लेकिन जाना पड़ेगा वरना मेरा पति मुझे घर जाकर बहुत मारेगा। भूमिका और राधा दोनों चौंक पड़े। राधा थोड़ा कूल होते हुए बोली, डार्लिंग, तुम्हें देखकर लगता तो नहीं कि तुम मार खाने वालों में से हैं। कहीं जो कह रही हो उसका उल्टा तो कुछ नहीं होने जा रहा। तीनों एक साथ हंस पड़ी। कुछ ही देर में नीरजा और ऋषि वापस जाने के लिए तैयार थी। आकाश, भूमिका, अमर सहित पूरे परिवार ने हंसते हुए उन्हें विदा किया। नीरजा तो दूर तक पीछे मुड़कर हाथ हिलाती रही। आज आकाश को ऑफिस में जाना था। सुबह से वो बहुत खुश था। क्यों खुश था, ये तो केवल भूमिका और वो ही समझ पा रही थी, इसके अलावा और कोई नहीं। आकाश बाथरूम से नहाकर निकला तो सामने बेड पर उसकी आयरन की हुई ब्लू शर्ट और ब्लैक ट्राउजर्स पड़े हुए थे। भूमिका वार्डरोब से हैंगर से उसका ब्लेजर बाहर निकाल रही थी। आकाश उसके पास आया और बालों का पानी उस पर छिड़क दिया। भूमिका चौंक गई, पीछे मुड़ी। आकाश सिर्फ टॉवल में था। उसने पीछे से ही भूमिका को अपने सीने से चिपका लिया। उसका गीला बदन और बाल भूमिका को ऊपर से नीचे तक भिगोने के लिए काफ़ी थे। थैंक यू। काहे? मेरे कपड़े सिलेक्ट करने के लिए। काहे का थैंक यू? हमारा सबसे पसंदीदा काम है। जाने कब से लगता था रोज़ सुबह कुछ अधूरा सा रह जाता है। देखिए, अब इतने महीनों बाद लग रहा है सब पूरा हो गया। आकाश ने पलटकर उसके माथे को चूम लिया। आज बहुत स्पेशल दिन है मेरे लिए। पता है। भूमिका ने उसके कंधे थपथपाए। ईश्वर आपको उससे भी ज़्यादा सफलता देगा जितनी आपने सोची है। आकाश ने हल्के से आइस ब्लिंक की और फिर बोला, अरे वो कहाँ गई? वो रखी सामने टेबल पर। आकाश ने पलटकर सामने टेबल पर देखा। कॉफी मग रखा हुआ था। ये तो कॉफी है। हाँ तो सुबह सुबह और क्या चाहिए आपको? अरे मेरी अलंकृता! भूमिका उसकी इतनी तेज आवाज सुनकर खुद हड़बड़ा गई। अरे चिल्लाइए मत, कहीं नहीं गई। पापा नीचे लेकर गए हैं खिलाने के लिए। एक तो और तेज चिल्लाना सीख गए हैं जब से सिंगापुर से लौटे हैं। चुप भी करिए। और मुंह बनाकर वो वापस अपने काम में जुट गई। एजीआई का हेड ऑफिस ऊपर से नीचे तक फूलों से सजा हुआ था। सुबह 10 बजे 2 लग्जरी मर्सिडीज कारें ऑफिस के सामने खड़ी थी, जिसमें पूरा सोलंकी परिवार था। पूरा माने अनूप, सोनल, आकाश, भूमिका और अलंकृता, अमर और राधा। भूमिका की खुशी केवल चेहरे भर नहीं बल्कि उसके पूरे शरीर पर उभर कर आ रही थी। बिटिया के आने के बाद वो और भी सुंदर और गोलमटोल हो गई थी। गोद में अलंकृता को पकड़े हुए अब वो ज़्यादा सोती नहीं थी। केवल पूरे दिन में 50-60 बार 10-10 मिनट की पावर नैप लेती रहती थी। आखिर आकाश की बेटी जो ठहरी। राधा और अमर ने पहले से ही ढेर सारा इंतजाम कर रखा था। ऑफिस के दरवाजे पर उतरते ही ऊपर से फ्लावर शावर किया गया। गुलाब के फूलों की पंखुड़ियों ने आकाश, भूमिका और उनकी बिटिया को ऊपर से नीचे तक सराबोर कर दिया था। गेट पर सामने से ही एक बड़ा सा साइन बोर्ड लगा था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, वेलकम बैक सीईओ, यू फॉट ब्रेवली। और साथ ही आकाश की ब्लैक सनग्लासेज में एक तस्वीर भी थी। राधा और अमर ने आकाश के साथ दरवाजे पर ही एक छोटा सा वेलकम केक तैयार किया था। आकाश ने अलंकृता को गोद में उठाया, साथ में केक काट दिया। अंदर गया तो पूरा ऑफिस पिंक और ब्लू बैलून से सजा था। सारे एम्प्लॉय उनके स्वागत में खड़े थे, तालियां बजा रहे थे। इन्वेस्टर्स को भी आज स्पेशली इनवाइट किया गया था। अमर हाथ पकड़कर उसे उनके केबिन की तरफ ले गया। केबिन के बाहर वही पुरानी लेकिन चमचमाती नेम प्लेट लगी थी, आकाश सिंह सोलंकी, सीईओ। आकाश जेब में हाथ डाले काफ़ी देर तक वहीं खड़ा रहा। भैया, क्या देख रहे हैं? अंदर आइए ना। अमर की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा। हाँ, हाँ ज़रूर। आकाश अंदर आया। केबिन हमेशा की तरह एकदम साफ सुथरा, व्यवस्थित और आकर्षक था। वहीं सब कुछ पहले जैसा, जैसा आकाश को पसंद था, उसमें जरा भी बदलाव नहीं था। जबकि अमर से इतना व्यवस्थित होने की उम्मीद करना बेमानी था। आकाश अंदर आया और उस कांच के दीवार के सामने खड़ा हो गया।
जहाँ से बाहर का पूरा शहर दिखता था। तो इतने दिन तुमने यहाँ बैठकर काम किया है ना? तुम्हारी नेम प्लेट कहाँ है? अमर पीछे खड़ा था। थोड़ा चौंका वो इस सवाल से। वो वो मैंने कोई नेम प्लेट नहीं बनवाई। मैं अपने ही ऑफिस में बैठता था। क्यों? सीईओ के लिए सीईओ की फैसिलिटीज वाला केबिन दिया गया तो है ऑफिस में। और फिर मेरा तो कोई अता पता नहीं था ना। आता आता शायद ना भी आता। तुम्हें तो यहीं बैठना चाहिए था। जब काफी देर अमर का जवाब नहीं आया तो आकाश ने मुड़कर देखा। अमर के आंसू बह रहे थे। केबिन में दोनों अकेले थे। पूरी फैमिली बाकी एम्प्लॉयज के साथ मिलजुल कर बातें कर रही थी। अनूप इतने दिनों ऑफिस में चले कामों का जायजा ले रहे थे। आप अभी भी उन पुरानी बातों से मुझसे नाराज है ना भाई? मैं सच कहता हूँ, मैंने दिल से कभी नहीं चाहा आपकी जगह लेना या कुछ भी। मुझसे डैड ने बोला और शायद उस वक्त कंपनी को ज़रूरत भी थी, बस इसलिए। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। अमर बिल्कुल रोने की हालत में था। अभी भी वो खुद को इस गिल्टी से बाहर नहीं निकाल पा रहा था कि आकाश के एक्सीडेंट की वजह वो था। रो रो कर मुझे ये दिखाना चाहते हो कि तुम्हारे दिल में कुछ और था, है ना? ये नाटक और नहीं चाहिए मुझे। बस करो। आकाश के गुस्से में बोली ये बातें सुनकर अमर ने आंसू पोंछे और बोला, आप जो सज़ा देना चाहें दे सकते हो, लेकिन ये मत बोलो। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ भाई। ये बिजनेस, ये एम्पायर कुछ नहीं है उसके सामने। मैं खुद को सच्चा साबित नहीं कर सकता, लेकिन बस इतना कहूँगा, अब आप आ गए हैं तो संभालिए अपना राजपाट। वैसे भी मुझसे ये सब नहीं हो पाता। अमर इतना बोलकर आंसू पोंछते हुए बाहर चला गया। आकाश टेबल की तरफ बढ़ा। अपनी रेक लाइनर को पैर मारकर घुमाया और फिर उस पर बैठ गया। एक लंबी सांस ली और मुड़कर वापस टेबल की तरफ देखा। उसके नेम प्लेट आकाश सिंह सोलंकी सीईओ। उसने नेम प्लेट उठाई और मुस्कुरा दिया। इतने में एक ऑफिस बॉय अंदर घुसा। गुड मॉर्निंग सर। फॉर्मर सीईओ सर ने सबको कॉन्फ्रेंस हॉल ज्वाइन करने के लिए बुलाया है। आपकी एक स्पीच ऑर्गेनाइज की है। आकाश ने हाँ में सिर हिलाया। ओके, विल बी देयर इन 10 मिनट्स। ऑफिस बॉय चला गया। आकाश थोड़ी देर में कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचा। सब खड़े हो गए। पूरा हॉल खचाखच लोगों से भरा था। परिवार के लिए अलग चेयर्स थी। भूमिका अलंकृता को गोद में लेकर किनारे बैठी थी। वो जिंदगी में पहली बार ऑफिस आई थी। बिल्डिंग की चकाचौंध और लोगों को बार बार उसे विश करते देख थोड़ा संकुचा रही थी। आकाश पहुंचा उस वक्त अमर हॉल में उसकी सीट पर बैठा कुछ लोगों को समझा रहा था। आकाश के आते ही सीट से उठकर खड़ा हो गया। आकाश ने एक बार फिर उसे घूर कर देखा और चेयर पर बैठ गया। अनूप उसके पास की एक बड़ी सी चेयर पर बैठे थे। अमर भी बगल में बैठा था। एक ऑफिस बॉय ने आकाश के कॉलर में माइक सेट किया। आकाश ने गला साफ किया, फिर अपनी कुर्सी से उठा और थोड़ा रुक कर बोला, पिछले 6 महीने बड़ी लंबी जंग लड़ी है मैंने जिंदगी से। पूरे 6 महीने में बिस्तर पर था, होश गंवाए हुए। जानता भी नहीं था कि किस हाल में हूँ। यह भी नहीं जानता था कि मेरे लोग मेरे लिए किस हद तक जाकर परिस्थितियों से लड़ रहे हैं। आकाश ने एक बार अपने पूरे परिवार के हर एक सदस्य के चेहरे को देखा, खासकर भूमिका को, जो दूर बैठी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। पहली बार, आज पहली बार वहां बैठे सैकड़ों लोगों में सिर्फ वो ही थी जो जानती थी कि आगे क्या होने वाला है। आकाश को देखकर वो थोड़ी सी मुस्कुराई, फिर अपनी गुड़िया को थपकियां देने लगी। जब होश आया तो सबसे पहले पता चला कि मेरी जिंदगी में दो नन्हे कदम पड़ चुके हैं। मेरी बिटिया के आने के कारण ही मैं उठ बैठा। वो बहुत लकी है मेरे लिए। मैं कितना खुश हुआ, मैं बता नहीं सकता। और फिर मेरी पत्नी भूमिका, गृह विज्ञान से बीए कर चुकी मेरी पत्नी की एक भाषा पर पकड़ थोड़ी कमजोर थी और इस बात से सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे ही होती थी। आकाश ने हंसकर बोलते हुए एक बार फिर सबके चेहरे देखे। और क्यों ना होती, इतना वेल एजुकेटेड मैं लंदन से डिग्री लेकर आया था और डैड ने मेरी शादी करा दी एक बीए पास से, वो भी होम साइंस, वो भी जिसे इंग्लिश पढ़ना तो दूर बोलना भी नहीं आता था। आकाश फिर रुका, टेबल पर रखा गिलास उठाया, पानी पिया और फिर वापस रख दिया। डैड ने शर्त रख दी थी, अगर शादी नहीं की
तो बिजनेस का हिस्सा नहीं बनाऊंगा। और मैं वेल एजुकेटेड, पढ़ा लिखा, अप टू डेट, लंदन की डिग्री हाथ में पकड़ने वाला, मुझे खुद पर इतना भरोसा भी नहीं था कि मैं अपने दम पर खुद अपना नया बिजनेस शुरू कर सकता हूँ। लालच में आ गया था। इतना बड़ा बना बनाया एम्पायर छोड़कर स्टार्टअप पर कौन जाए। इसलिए मन मार कर उस लड़की से शादी भी कर ली। फिर खिंचता रहा जिंदगी भर उसी पर। आकाश ने सामने देखा। भूमिका का चेहरा अलंकृता के चेहरे पर झुका हुआ था। धीरे से पल्लू से उसने अपनी आंखें पोंछ ली और अपनी बेटी को सीने से और करीब चिपका लिया। आज आज उसी की वजह से मैं यहाँ जिंदा खड़ा हूँ, आप सबके बीच। 6 महीने बाद जब मुझे होश आया तो उसने जिंदगी का एक नया पाठ पढ़ाया मुझे कि जिंदगी में कुछ भी करने के लिए पैसे, डिग्री, एजुकेशन, इन सब से ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है इच्छा शक्ति, जिसके बलबूते इंसान सब कुछ सीख सकता है, कर सकता है। उसने सिखाया मुझे कि बिजनेस के लिए सिर्फ दिमाग और हुनर चाहिए होता है। और और आज मुझे आप सबको ये बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि मुश्किल से 500 रुपए के इन्वेस्टमेंट पर वो आज महीने के लाखों रुपए कमा रही है। यहाँ मैं कैपिटल, इन्वेस्टर, मार्केटिंग, प्रोडक्ट्स, इन सब के बीच पिस कर रह जाता हूँ और वो सिर्फ अपने हुनर के चलते लाखों बना रही है। उसे किसी इन्वेस्टर की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू भूमिका, मुझे सिखाने के लिए कि नई राह पर अकेले कैसे चला जाता है। भूमिका ने आंसू पोंछ कर उसकी तरफ देखा। आकाश ने सबके सामने बिना डरे और किसी का ख्याल किए उसे प्यारी सी फ्लाइंग किस दी। तो अब बात कर लेते हैं बिजनेस की। पिछले 6 महीने में जब मैं नहीं था और बिजनेस की बागडोर मेरे प्यारे भाई के हाथों में थी, तब की। आकाश ने स्क्रीन पर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन की। प्रेजेंटेशन में कई सारे ग्राफ थे जो कंपनी के 4 महीने पिछले डाउनफॉल और उसके बाद की ग्रोथ को दिखा रहे थे। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो कंपनी करीब 800 करोड़ रुपए के डाउनफॉल पर थी। हैरानी की बात यह है कि मेरे यहाँ आने के बाद जब मैंने रिपोर्ट्स देखी तो कुछ पलों के लिए मुझे आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। कंपनी ने 6 महीने, महज 6 महीने में 2500 करोड़ की ग्रोथ की, जो अविश्वसनीय है। मतलब कुछ वक्त के लिए मुझे लगा शायद मैं गलत आंकड़े देख रहा हूँ, पर नहीं गाइज, अब ये आप सबके सामने है और बिल्कुल सच है। एक सच और भी है कि जब मैं इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था तो मैंने इस 800 करोड़ के लॉस को कवर कर प्रॉफिट को 1500 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा था। लेकिन जो मेरे भाई ने कर दिखाया, ये अद्भुत है। एजीआई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतर चुका है। यह लक्ष्य तो पिछले 10 वर्षों के लिए प्लान किया गया था मैंने, लेकिन मैं फेल हो गया। आकाश की बात सुनकर होल में सन्नाटा सा छा गया। अमर बस सर झुकाए चुपचाप खड़ा था। मैं फेल हो गया इस घमंड में कि मैं सबसे बेहतर हूँ, मुझसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। और देखिए, मुझसे अच्छा करने वाला आपके सामने है। आकाश ने बोलते बोलते अमर की तरफ देखकर क्लैप करना शुरू किया। धीरे धीरे पूरा हॉल उसका साथ देने लगा। अमर के आंसू संभाले नहीं संभल रहे थे। भाई प्लीज, अमर रूंधे हुए गले से बस इतना ही बोल पाया। मैं आकाश सिंह सोलंकी आज आप सबके सामने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाने वाला हूँ। शायद आपके लिए ये चौंकाने वाला होगा, लेकिन मेरे लिए ये मेरी जिंदगी की सीढ़ी है। अमर सहित अनूप, सोनल, राधा सबके चेहरों पर हैरानी के भाव थे। आकाश आगे क्या बोलने वाला था, कौन सा फैसला लिया है उसने। दूर बैठी भूमिका मुस्कुरा रही थी। आकाश ने देखा तो भूमिका ने अंगूठा दिखाकर गुड लक का इशारा किया। आकाश ने वापस नजर बाकी सब की तरफ फेर ली। मैं मैं एजीआई का सीईओ आज अपना इस्तीफा दे रहा हूँ। अगले 2 महीने में बतौर कार्यकारी सीईओ अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाऊंगा, लेकिन उसके बाद मैं अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करूंगा। मेरे बाद इस कंपनी के नए और स्थायी सीईओ अमर सिंह सोलंकी होंगे और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद को उनकी धर्मपत्नी राधिका सोलंकी संभालेगी। मुझे नहीं लगता कंपनी के हित में इससे अच्छा और नायाब फैसला मैंने कभी लिया होगा। किसी और का तो पता नहीं, लेकिन भूमिका को छोड़कर बाकी पूरा परिवार हक्का बक्का सा आकाश को देख रहा था। उनके लिए ये किसी ब्लास्ट से कम नहीं था। आकाश जिसे बिजनेस में कितना लगाव रहा हमेशा, वो कुछ नए तरीके ढूंढता था व्यापार को बदलने की, आज उसी एम्पायर को अलविदा कह रहा था।
अमर ने उसकी बाहें पकड़ ली। भाई, ये क्या कह रहे हैं आप? आप आप ऐसा नहीं कर सकते। अनूप भी खड़े हो गई। आकाश, ये कैसा डिसीजन है? तुम्हें एक बार हम सबसे पूछना चाहिए था। डैड, आपने अपना रिटायरमेंट किससे डिस्कस किया था? तुम्हारी माँ से। हमने आपस में बात की है और मैं मानता हूँ कि उसे बताना मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। मैंने भी सब कुछ अपनी पत्नी को पहले ही बता दिया है डैड। मैंने भूमिका से पूछा था कि मेरे फैसले उसकी और मेरी बेटी की ज़िंदगी पर बहुत प्रभाव डालेंगे और वो मेरे हर फैसले में मेरा साथ देने के लिए राज़ी है डैड। मुझे और किसी से नहीं पूछना। अनूप ने भूमिका की तरफ देखा। उसने मुस्कुराकर सर हाँ में हिलाया। पर क्यों आकाश? अभी बहुत पॉसिबिलिटी है तुम में। इस एज में कोई रिटायर होता है भला? डैड, रिटायर मैं सिर्फ एजीआई से हो रहा हूँ, बाकी तो अभी मैं बहुत लंबे मैच खेलने के लिए तैयार हूँ। अनूप चुप रह गई। आकाश वापस सबकी तरफ घुमा। मेरे एक्सीडेंट ने मेरे परिवार के हर एक इंसान को एक नया सबक दिया। उससे भी ज़्यादा हर शख्स ने वो सब किया जो उनकी क्षमताओं से परे था। सिर्फ मैं रह गया। मुझे भी जानना है डैड कि मैं अपने पैरों पर कितनी देर तक खड़ा हो पाऊंगा। मुझे भी करना है कुछ खुद से। इसलिए 6 महीने बाद मैं अपने नए स्टार्टअप को लॉन्च करूंगा। अगले 2 महीने मैं कार्यकारी सीईओ के तौर पर एजीआई का काम संभालूंगा और अगले 4 महीने मैं अपने नए बिजनेस के लिए ज़मीन तैयार करूंगा। मुझे उम्मीद है आप सब मेरे नए भविष्य के लिए मुझे आशीर्वाद जरूर देंगी। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। आकाश ने अपना कॉलर माइक ऑफ किया और निकाल कर बाहर रख दिया। होल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, जिसमें सबसे तेज थी भूमिका की तालियों की आवाज़। सभी लोगों ने ऑफिस में अपनी अपनी डेस्क संभाल ली। सोलंकी फैमिली सीईओ के केबिन में पहुंच चुकी थी। ये बात अभी भी सबकी समझ से परे थी कि अचानक ऐसा क्यों। अमर अभी भी इस डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। भाई, भाई ऐसा मत कीजिए। अब मुझे किस बात की सजा दे रहे हैं? एक गिल्टी से मैं खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ और आप हैं कि। आकाश ने अमर को अपनी तरफ घुमाया और उसके गाल खींचते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता था तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा खून पसीना, तुम्हारी बनाई हुई जगह इतनी आसानी से ले लूंगा मैं? इस एम्पायर को उसका असली अवतार अब मिला है अमर। तुम और राधा मिलकर कंपनी को और ऊंचाइयों पर ले जाना। मुझे और भूमिका को एक नया सफर तय करना है, एक नई मंजिल पानी है। हमसे हमारा संघर्ष मत छीनो अमर। बहुत कुछ क्या ही दे पाऊंगा तुम्हें। एक बहुत छोटा सा तोहफा लाया था आज। आकाश ने भूमिका को इशारा किया। उसने अपने हैंडबैग से एक छोटा सा रैप किया हुआ गिफ्ट निकाला और आकाश की तरफ बढ़ाया। आकाश ने उसे अमर और राधा के हाथों पर रख दिया। अमर और राधा एक दूसरे की तरफ देखने लगी। देखो नहीं, खोलो इसे। राधा ने उसका रैपर फाड़ना शुरू किया। अंदर एक सुंदर सा लेमिनेटेड बॉक्स था, जिसे खोलने पर अंदर से 2 गोल्ड प्लेटेड नेम प्लेट थी। अमर सिंह सोलंकी सीईओ और राधिका सोलंकी मैनेजिंग डायरेक्टर। अमर की आंखें अंदर का सैलाब समेट नहीं पाई और बरस पड़ी। अमर जमीन पर बैठ गया और अपने दोनों हाथ आकाश के पैरों पर रख दिए। राधा का हाल भी कुछ अलग नहीं था। आकाश भी खुद को और कितना संभालता। उसकी आंखें भी बह पड़ी। उसने अमर को उठाकर सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़ा। मुझे माफ कर देना मेरे छोटे भाई। बहुत तकलीफ दी है मैंने तुझे। एक माफी, एक माफी तो मांगनी थी। मेरा ईगो मुझे झुकने नहीं दे रहा था। आज सब छोड़ दिया मैंने। अब लग रहा है मैं भी इंसान हूँ। माफ कर दे मुझे मेरे भाई। जो भी कहा सुना है वो सब भूल जाना। आज तुम बड़े हो गए हो मुझसे अमर, बहुत बड़े। बड़े तो तुम उसी दिन हो गए थे जिस दिन मेरे मुंह से इतना कुछ निकलने के बाद भी मैंने तुम्हारे दिल से बड़े भाई की जगह नहीं गवाई। आज और ऊपर उठ गए हो। मैं तुम्हारे बराबर कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। आकाश ने अमर को और कसकर अपनी बाहों में कस लिया। सोनल अपने आंसू नहीं रोक पाई। उठी और अपना मुंह छिपाते हुए कमरे से बाहर एक कोने में चले गई। अनूप का हाल खुद वैसा ही था। जिस जमाने में बाप बेटों की लड़ाइयाँ सुलझाने और बंटवारे के लिए सामने बैठते हैं, वो बैठकर दोनों बेटों के आपसी प्रेम का सुख ले रहे थे। आंखें लाल थी, गला भरा हुआ था, माथे पर सिलवटें पड़ती जा रही थी।
बस जैसे-तैसे खुद को रोक रखा था। और हाँ, ये तो मैं बताना ही भूल गया। आकाश अपने आँसू पोंछते हुए बोला, "अगले मंडे से तुम्हारा और राधा का 2 मंथ का हॉलिडे है, वो भी लॉस एंजेल में। मुझे पता है राधा को भीड़-भाड़, शोर-शराबे वाली पार्टियाँ, पीपल्स वाली जगहें खूब पसंद है। जाओ, खूब एन्जॉय करना, डांस करना, उल्टी आने तक दारू पीना और जो अच्छा लगे वो करना। फिर 2 महीने बाद आकर दोनों लोग अपनी ज़िम्मेदारियाँ सँभालना। बहुत कुछ छोड़ा है तुम दोनों ने मेरे लिए। मेरी तरफ से बस ये एक छोटा-सा तोहफ़ा है। जाओ भाई, मैं अपनी ड्यूटी आज से सँभाल रहा हूँ। आप दोनों अपने हनीमून की शॉपिंग-वॉपिंग करो।" आकाश आँसू समेटता हुआ हँसकर अमर और राधा से बोला। अनूप, जो अब तक चुप बैठे थे, उठकर कुछ बोलने ही वाले थे कि आकाश फिर से बोल पड़ा, "डैड, ये फैमिली ऐसी ही रहेगी हमेशा। अब हमारे टेस्ट लेने के लिए किसी अनुराधा को बीच में मत लाना प्लीज़। बिज़नेस अलग होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं और अमर कभी अलग हो जाएँगी। हम हमारे परिवार के साथ हमेशा ऐसे ही रहेंगे, एक साथ, एक दूसरे के लिए।" आकाश ने अमर का हाथ कसकर थाम लिया। अनूप ने आकाश और अमर दोनों को गले से लगा लिया और आखिर खुद भी टूट कर रो पड़े। "भगवान हर घर में तुम दोनों जैसे भाई दे। डैड, आपको पता है, आपने पूरी ज़िंदगी में हम दोनों भाइयों को सबसे कीमती क्या दिया है?" अनूप निरुत्तर थे। दोनों को देखने लगे। "अपने पैरों पर खड़े होने की काबिलियत, और मैं वादा करता हूँ मैं अपनी बेटी को विरासत में महल और जायदाद दे पाऊँ या ना दे पाऊँ, उसे इतना ज़रूर विरासत में सिखा कर जाऊँगा कि खड़े होने के लिए अपने पैरों के नीचे ज़मीन खुद कैसे बनाई जाती है।" आकाश ने बड़े ही दृढ़ विश्वास से कहा। अनूप खुशी के आंसुओं से भरे हुए कुछ बोल पाने की हालत में नहीं थी। बस आकाश और अमर का कंधा थपथपा कर रह गए। सोनल अंदर आकर अपनी बहुओं के गले से लगाए हुए थी। भूमिका और राधा एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए बिना कुछ बोले एक दूसरे को शुक्रिया कह रही थी, मुस्कुराकर। और और अलंकृता, वो अपनी बेड बास्केट में लेटी हुई आंखें मूंद कर मुस्कुरा रही थी। शायद इस परिवार में पैदा होने के लिए अपनी किस्मत पर इतरा रही थी। दोस्तों, इसी के साथ ये खूबसूरत सी कहानी यहीं ख़त्म होती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके, बड़ा सा कमेंट लिख कर के बताइएगा, इस कहानी में क्या अच्छा लगा और क्या नहीं। दोस्तों, ये कहानी अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक इसी प्रकार की एक खूबसूरत और कहानी में। तब तक के लिए शुक्रिया।